हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्लस टू क्लास की बीएसटी बिजनेस स्टडी का एक क्वेश्चन है। ये हमारा जो हमारी यूनिट है 4.1 उसमें नियोजन प्रक्रिया प्लानिंग प्रोसेस ये हम आपको आज बताने वाले हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस से पहले हम अपने सिंपल प्रोसेस का पता हमें होना चाहिए कि कोई भी कार्य करने से पहले अगर उसमें हम प्लानिंग के साथ करेंगे उस काम को तो बहुत ही अच्छी तरह से और बढ़िया वाली तरीके से हो जाता है। तो अगर हम बिना प्लानिंग के कार्य करेंगे तो प्लानिंग ख़राब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, वो कार्य भी अच्छा नहीं होगा और ना हमारा कोई मैनेजमेंट अच्छी हो पाएगी। जैसे कि हम अपनी रोज़ाना की लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे सुबह उठे आप, उसके बाद फिर फ्रेश हुए, फिर तैयार हुए, खाना वगैरह खाया, फिर स्कूल गए, कॉलेज गए, जो भी है जहाँ जाते हैं, या फिर ड्यूटी पे गए, फिर वहाँ से आए, फिर चेंज किया, फिर उसके बाद इस तरह से मतलब एक प्रोसेस चलता है। और जो प्रोसेस चलता है बिल्कुल सही तरीके से चलता है तो सारा कुछ बिल्कुल अच्छा रहता है, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती आपके सामने। तो इसी तरह बिजनेस के लिए भी प्लानिंग की प्रोसेस है। तो अगर बिजनेस में भी उसको आगे बढ़ना है तो उस प्लानिंग प्रोसेस से होकर उसको गुजरना पड़ेगा। तो जो भी प्लानिंग प्रोसेस होती है या प्रक्रिया कह दीजिए, आप स्टेप कह दीजिए, सीढ़ी क्रम जो भी आप बोलेंगे, तो ये लगातार होने चाहिए। कदम कुछ भी कह सकते हैं। अगर इनमें आप चेंज करोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए प्रक्रिया को चेंज नहीं करना है। जो फर्स्ट स्टेप आएगा उसके बाद सेकंड स्टेप ही आना चाहिए, ना कि थर्ड या फोर्थ बोल देंगे आप। जैसे आप महत्व सीमाएँ उद्देश्य याद करते हैं ना, तो उसमें आगे पीछे कर देते हैं हेडिंग को, तो चल जाता है। पर प्रक्रिया में, कदम में, सीढ़ियों में, स्टेप में ये काम नहीं कर सकते, वो एक के बाद एक ही होना अनिवार्य है। तो नियोजन प्रक्रिया का पहला स्टेप हम चालू करेंगे, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि उद्देश्य निर्धारित करना। कि एक बिजनेस के अंदर जो सभी का एक मेन पॉइंट होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। अब वो उद्देश्य प्राप्त करने के तरीका या स्टाइल या सब का अलग अलग हो सकता है। तो बताते हैं हम आपको। जैसे उद्देश्य संस्था के अलग उद्देश्य होते हैं, विभाग जो डिपार्टमेंट होता है उसके अलग उद्देश्य होते हैं, व्यक्ति के अपने अलग उद्देश्य होते हैं। पर अगर हम एग्जांपल लेके बात करें इस बारे में, तो एक कंपनी जैसे बिक्री 2 करोड़ तक लेके जाना चाहती है तो एक कंपनी का उद्देश्य मतलब संस्थागत उद्देश्य कहलाएगा। फिर उसके बाद इस उद्देश्य को परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कंपनी के 4 मुख्य उत्पाद हैं, ठीक है ना, जिनके अपेक्षित बिक्री क्रम है जो वो 1,000 करोड़, 500, 300, 200 करोड़ निर्धारित की जाती है। तो जो ये हमने अलग अलग इन सभी संदर्भ में सभी विभागों को क्या है भाई, ये उद्देश्य निर्धारित कर दिए। तो जब हमने उन डिपार्टमेंट को ये उद्देश्य दे दिए तो ये हो गया विभागीय उद्देश्य। ठीक है भैया, आपको इतनी इतनी करोड़ सेल करनी है, जो भी है, या प्रोडक्शन करना है। उसके बाद फिर इन सभी की जानकारी कर्मचारियों को दी जाएगी, बता दिया जाएगा कर्मचारी को, भाई ये आपका अपेक्षित ये का करना, आपको काम इतना करना है, इस तरह टारगेट पूरा करना है। तो वो हो गया व्यक्तिगत उद्देश्य। तो मतलब उद्देश्य निर्धारित कर दिए सबको, जिसको जो काम आना है, जिसके बाटे वो अपना अपना कार्य करेगा। उसके बाद फिर सेकंड आ गया है डेवलपिंग प्रेमिसेस, मतलब कि आधार विकसित करना। आधार विकसित करना मतलब कि एक लिमिटेशन, एक सीमाएं जो भी है वो तय करना, भाई जिसके अंदर रह करके, जिन मान्यताओं में रह करके वो अपने कार्य को पूरा करेंगे। तो आधार मतलब जिसके आधार पे काम किया जाएगा, क्या है बेस। जैसे कि 2 तरह के होते हैं नियोजन, जो प्लानिंग के 2 आधार हैं। जैसे कि एक तो है इंटरनल प्रेमिसेस, आंतरिक आधार, आंतरिक व्यवसाय के अंदर है जो, वो एक भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल, मशीन, ये सारे सारे बिजनेस के अंदर के चीज़ें हैं। तो इसलिए आंतरिक आधार बोलेंगे जिसके आधार पर माल बनता है, काम चलता है। उसके बाद बाहरी मतलब एक्सटर्नल प्रेमिसेस का मतलब है बिजनेस के बाहर, जैसे सरकार की नीति होगी, व्यावसायिक कोई प्रतियोगिता होगी, ग्राहक की रुचि वगैरह, ये बिजनेस से बाहर के प्रेमिसेस हैं। उदाहरण के लिए हम बता भी सकते हैं आपको। जैसे कि मान लो कंपनी व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले वो क्या देखेगी कि भाई वहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, पूंजी आसानी से उपलब्ध हो सकती है या नहीं से हो सकती। तो वो तो हो गया आंतरिक आधार। फिर सरकार की औद्योगिक नीति जो देखेगी, वहाँ भाई सरकार हमें उसको मतलब गलत कार्य तो नहीं ठहराती, या कोई परेशान तो नहीं करेगी, या दिक्कत तो नहीं आएगी। सरकार की तरफ से जो डिसीजन होंगे औद्योगिक, वो हो गया बाहरी आधार। तो इस तरह से आंतरिक और बाहरी का आपको पता लग गया। तो दूसरा पॉइंट इसी के साथ ख़त्म होता है। फिर है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, मतलब कि वैकल्पिक कार्यवाही की पहचान करना। वैकल्प मतलब कि विकल्प, जैसे एक की बजाय दूसरा, दूसरे बजाय तीसरा, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे, ये विकल्पित होता है।
कि जैसे मान लो भाई आपको ऑटो में बैठ के जाना था, ऑटो नहीं मिला तो कि बाइक पे जा रहा हो उस पर लिफ्ट ले ली, या कोई कार से जा रहा हो उसे लिफ्ट ले ली, या फिर कोई ट्रक जा रहा है एनी वन कुछ और जा रहा है उसे बैठ के चले गए। तो ये विकल्प हो गया किसी भी कार्य को, वो उस कार्य करने का। तो किसी भी कार्य करने का विकल्प होता है। इसी तरह बिजनेस के अंदर भी ये होता है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जिसके विकल्प या मार्ग न हो, अलग अलग मार्ग होते हैं सभी के, ठीक है। संस्था के उद्देश्य के आधार पर एक ही कार्य को करने के अनेक तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक ही काम को करने के अनेक तरीके, तो वो किस तरह से सोचेगी वो उस पर डिपेंड करता है। संस्था अपना व्यवसाय बढ़ाने का उद्देश्य किस तरह सोचती है। जैसे कि मान लो कोई पहले से व्यवसाय चल रहा है, ठीक है ना, तो किसी कंपनी का एक साइज़ का टीवी का निर्माण कर रही है, अब उसको बदल के अनेक अनेक साइज़ों के टीवी का निर्माण भी कर सकती है। तो एक तो बिजनेस में ये चेंज कर सकते हो, विकल्प ये हो गया। दूसरा विकल्प क्या है कि मान लो टीवी बना रही थी वो, साथ में फ्रिज और बनाना शुरू कर दिया या कुछ भी और बना लिया, मतलब दूसरा आइटम भी आप उसी कंपनी के नाम से चला सकते हो, ठीक है। तीसरा और भी विकल्प हो सकता है, जैसे मान लो दूसरी संस्था है, दूसरी कंपनी उसके साथ मिल के बिजनेस शुरू कर लो। और भी विकल्प हो सकता है, जैसे कि किसी दूसरी संस्था को खरीद करके अपनी बना लो, फिर व्यवसाय कर लो। तो वैकल्पिक कार्रवाई की पहचान का मतलब है कि कौन सी कंडीशन, कौन से तरीके से आप होके उस कार्य को करने के बारे में सोचेंगे। उसके बाद आ गया है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, मतलब कि वैकल्पिक कार्रवाई का मूल्यांकन करना। क्योंकि वे सभी विकल्प जो न्यूनतम मापदंड के आधार पर खरे उतरते हैं उन्हें गहन अध्ययन करने के लिए चुन लिया जाता है। मतलब कि आपने डिसाइड कर लिया भाई हमें इस तरह से बिजनेस में पैसा लगाना है, और फिर वो आप उसको चुन लेने के बाद उसमें ये देखोगे कि भाई उद्देश्य को कहाँ तक आपका पूरा करेगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है उसके सामने सबसे प्रॉब्लम बड़ी क्या आती है, विकल्प। उसके गुण भी होते हैं, कोई भी आप सेटलमेंट करेंगे, कोई भी आप सिलेक्शन करेंगे तो उसमें कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान ज़रूर होता है। तो जैसे आप कहीं पैसा लगा दो, ठीक है ना, एक विकल्प ले लिया आपने जिसमें बहुत लाभदायक है वो, तो उसमें अधिक पूंजी विनियोग करने की ज़रूरत है, तो लाभ अधिक समय तक आप कमा सकते हैं उसमें। पर कई ऐसे हैं जिसमें विनियोग कम करना पड़ेगा और लाभ की अवधि कम होगी। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि भाई किस तरह से आपको कौन सा विकल्प बेस्ट है। अगर दोनों भी विकल्प बेस्ट नहीं लगते फिर आप एक उनको मिला के मिश्रण करके एक नया विकल्प भी आप बना सकते हैं। तो ये था चौथा पॉइंट। उसके बाद है पांचवा पॉइंट। उसके बाद है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, मतलब एक विकल्प का चयन करना। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि आपके पास डिफरेंट कंडीशंस होंगे, उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ बेस्ट विकल्प आप उसमें से सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद कई बार ऐसा होता है एक से अधिक विकल्प, मतलब कि ऑप्शन है आपको, अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल जाते हैं कि भाई अगर एक ही गुण वाले, तो फिर क्या होगा भविष्य का पता नहीं ना, कब क्या प्रॉब्लम आ जाए। अगर मान लो हमारा एक विकल्प फेल हो जाता है तो हम उसके स्थान पे दूसरा रिजर्व रखते हैं जो वो लागू करके उन प्रॉब्लम से निपट सकते हैं और आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, जिससे हमें असफलता से बचा जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैं वैसा लेता हूँ, जैसे क्रिकेट टीम होती है, मैच खेलती है, तो दूसरी टीम के विरुद्ध वो प्लान बनाती है कि भाई ऐसे अगर मुकाबले में स्कोर बनेगा तो हम इस तरह से खेलेंगे, अगर मान लो स्थिति थोड़ा सा नाजुक हो गई तो फिर हम प्लान भी लागू कर देंगे। तो इसका मतलब वो भी प्लान अलग अलग लेके चलते हैं, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा, भविष्य का किसी को नहीं पता, फिक्स नहीं होता ना, भविष्य कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक विकल्प का चयन किया जाता है। फिर उसके बाद है फिर योजनाओं को लागू करना, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, मतलब जो योजनाएं हमने निर्धारित की हैं उनको अब लागू कर दिया जाएगा। कौन क्या करेगा, किस समय करेगा, ठीक है ना, यह सब क्रम निर्धारित कर दिया जाएगा। इससे उद्देश्य को प्राप्त करना फिर आसान और सरल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है 7, समीक्षा करना, फॉलो अप एक्शन, मतलब योजनाएं लागू कर देने से ही क्या होगा, नियोजन प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाएगी। ध्यान रखना, योजनाएं लागू कर दी तो इसका मतलब प्लानिंग हमारी ख़त्म नहीं होगी। प्लानिंग भविष्य अनिश्चित है, किसी को नहीं पता क्या होगा, तो इसलिए भविष्य के लिए लगातार बनाई जाती रहेंगी। और इसका अनिश्चितता है जो, मतलब जिसका फिक्स नहीं पता, भविष्य में सफलता सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं की प्रगति का लगातार समीक्षा करते रहना पड़ेगा। कोई कमी हो, गलती हो या प्रॉब्लम आ रही हो उस पर नज़र रखनी पड़ेगी, और लगा भी कुछ गड़बड़ हो रही है प्लानिंग में तो उसमें थोड़ा सा चेंज करके फेर बदल करके फिर उसको लागू करते रहेंगे, निरंतर उसको ध्यान रखा जाएगा। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये मत समझना 7 स्टेप कंप्लीट हुए तो प्रोसेस ख़त्म हो गया प्लानिंग का, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से बुक वाली आपकी जो प्लानिंग है वो मैंने आपको बता दी। थैंक यू।